डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू हो इसके लिए आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी विभागगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके ज़रूर जो है बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ सभी विभागगण आप सब अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग को युग्म पढ़ रहे थे। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग क्या सीखा? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण का व्यापक जो समीकरण होता है क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ जो है ए क्या है? यस का कोएफिशिएंट है, बी क्या है? वाई का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है? हम कांस्टेंट है। और उसके बाद मैं क्या बताया था? ए बी सी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, यानी वास्तविक संख्याएं होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 रहेगा यहाँ पर तो ए वाला पद क्या रहेगा? तो विलुप्त रहेगा। अब बी एक जैसे 0 रहेगा तो ए पद विलुप्त रहेगा। अगर दोनों 0 हो जाएंगे, अगर दोनों 0 हो जाएगा तब समीकरण कहाँ बनेगा? तब अगर ए भी 0 मतलब ए भी 0 हो गया तो ए भी पद 0 हो गया, बी भी 0 हो गया तो ए भी पद 0 हो गया, तो समीकरण कहाँ बन पाएगा? इसलिए ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई, जैसे ए 0 हो रहा है तो ए पद विलुप्त रहेगा, बी 0 होगा तो ए पद विलुप्त होगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ना है, यानी जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हमको दो समीकरणों को साथ साथ पढ़ना है, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के हमको जोड़े को पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ क्या बताया था, जैसे पहला समीकरण क्या आपको मिलेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण मिलेगा। दूसरा समीकरण क्या मिलेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरह से दूसरा समीकरण मिलेगा। इन दोनों समीकरण को हमको साथ साथ पढ़ना रहेगा और इन दोनों समीकरण का जो है हम लोग हल करके ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी जो यहाँ पर वेरिएबल प्रयोग किया गया है एक्स और वाई पोजीशन आप चाहे जो भी वेरिएबल प्रयोग कर सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी का जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं उस यूज कर सकते हैं। मैं पिछले क्लास बताया हूँ, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, फिर इसी तरह दूसरा जो समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जो 0 है। इस तरह से हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण का दो समीकरण को हम लोग साथ साथ जब पढ़ेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये दोनों जो समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण जैसे वेरिएबल जो प्रयोग किया गया रहा होगा, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या प्रयोग किया गया है? यहाँ पर वेरिएबल प्रयोग किया गया है एक्स और वाई, यहाँ भी एक्स और वाई प्रयोग किया गया है। तो हमको इन दोनों समीकरण के माध्यम से एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालना है हमको कि ताकि जो है एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल कर आए इस समीकरण नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करे और समीकरण नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करे। यानी हमको वेरिएबल का ऐसा मान यहाँ पर निकालना है कि समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों सेटिस्फाई हो, यानी समीकरण 1 में एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो, समीकरण नंबर 2 में भी रखने पर इक्वेशन का जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो। तो मैं और क्या बताया था पिछली क्लास में? जैसे मैं यही बताया था दो चरवाहे रैखिक समीकरण को जो है या दो चरवाहे समीकरण को जो है रेखीय समीकरण क्यों कहा जाता है? दो चरवाहे समीकरण को दो चरवाहे रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? एक चरवाहे समीकरण को क्यों एक चरवाहे रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे एक चरवाहा जो रैखिक समीकरण है
एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इसके माध्यम से जब हम इसके सलूशन माध्यम जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके जो सलूशन होते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा उसके सलूशन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण के माध्यम से हमको जो सलूशन प्राप्त होगा उसके माध्यम जो भी हम ग्राफ बनाएंगे हमको ग्राफ में क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। यानी सभी सलूशन जो होंगे, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ एक ही सलूशन होगा तो जो भी सलूशन होगा एक सीधी रेखा मिलेगा। इसलिए जो है एक चर वाले समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसी तरह मैं दो चर वाले समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है, इसको भी मैं बताया था। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इनके सलूशन के माध्यम से, इनके हल के माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इनके जो है जितने हल होते हैं सभी के सभी हल जो होते हैं ग्राफ में एक सीधी रेखा हमको मिलते हैं। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल नहीं, अनेक हल या कई हल, यहाँ तक अनंत हल प्राप्त होते हैं हमको, इनफाइनाइट जो सलूशन प्राप्त होते हैं। तो इनफाइनाइट सलूशन प्राप्त होते हैं तो जितने भी सलूशन रहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जितने भी सलूशन रहेंगे उसके माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं सभी जो है सलूशन ग्राफ में हमको एक सीधी रेखा मिलते हैं। इसीलिए दो चर वाले समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। इस चीज़ जो है आप लोग कंफर्म हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो आपको सिलेबस में अब क्लास 10th में यही पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से साथ साथ पढ़ना है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कह रहे हैं। इसी को युग्म समीकरण भी कहा जाता है। क्लास आप लोग क्लास जो है 8th में भी इस तरह से आप पढ़े हैं, लेकिन वहाँ लेवल थोड़ा सा कम था, यहाँ पर हम लोग हाई लेवल और डीपली पढ़ना है, बस यही अंतर है। तो प्यारे बच्चे, मैं अब क्या बता रहा था पिछले क्लास में यही बता रहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ने से पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम लोग क्लास 9 पढ़े हैं, क्लास 9 के सिलेबस में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल अगर है, दो समीकरण भी रहेगा तो दो एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालने, यानी वेरिएबल वैल्यू निकालने में हमको बहुत आसानी होगी। लेकिन क्लास 9th में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण था, यानी वेरिएबल दो थे, अज्ञात राशियां दो थी, लेकिन समीकरण हमको सिर्फ एक ही पढ़ना था, एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ना था। एक ही समीकरण के माध्यम से हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालना रहता था, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहता था। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है तो अब हमको यहाँ क्या पढ़ना है, इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे और दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे ताकि जो है दोनों इक्वेशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब मैं ये भी बता रहा हूँ बार बार कि दो चर वाला रैखिक जो समीकरण होता है, जैसे अकेले अगर पढ़ेंगे आप, दो चर वाला रैखिक जो समीकरण होगा अगर अकेले पढ़ेंगे, एक ही समीकरण के माध्यम से जैसे पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो इसके आप देखेंगे कई ऐसे सलूशन निकलते हैं, अनेक सलूशन निकलते हैं, अनंत सलूशन निकलते हैं। लेकिन जब दो चर वाले रैखिक समीकरण दो समीकरण जब माध्यम से आप पढ़ेंगे तो वहाँ जो है तब क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं बताया था कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनके माध्यम से हमको क्या मिलती है, रेखा मिलती है। तो जैसे दो हम समीकरण पढ़ना, दो रेखाएं मिलेंगी, तो दो समीकरण को जब हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दो रेखाओं को हम लोग एक साथ पढ़ना है। जैसे ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली जैसे जब हम पढ़ेंगे, तो जब ज्योमेट्रिकली इसको हम पढ़ेंगे, यानी दोनों समीकरण जब हम ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या बनती है, तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि या तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे इंटरसेक्ट जब करेंगी दोनों रेखाएं, जैसे समीकरण के माध्यम से कोई L1 रेखा है, समीकरण 2 के माध्यम से कोई L2 रेखा है, और दोनों एक दूसरे जब इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो प्रतिच्छेदित जहाँ करेंगी वहाँ हमको क्या मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। और ये दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह ही प्रतिच्छेदित करेंगी। जैसे देखिए आप चाहे जितना आगे पीछे बढ़ाते जाइए, खाली एक ही जगह जो प्रतिच्छेदित करेंगी। जहाँ एक जगह प्रतिच्छेदित जो कर रही हैं वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उन दोनों रेखाओं क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा।
जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम दोनों समीकरण में रखेंगे, दोनों समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो पैरेलल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाओं को हम कैसे डिफाइन करते हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आप अनंत दूरी तक, इनफाइनाइट जो है डिस्टेंस तक आप बढ़ाते जाइए तो ये रेखाएं जो है एक दूसरे कभी जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक दूसरे की जो समांतर रेखाएं जब होंगी इन दोनों समीकरण के माध्यम से, तो ये एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है, इन रेखाओं के माध्यम से हमको सोल्यूशन भी नहीं प्राप्त होगा। तब तो यानी तो उस कंडीशन क्या होगा, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरी में कंडीशन क्या बताया था, तीसरी कंडीशन ये बताया था जब दोनों रेखाओं को हम लोग एक समतल पढ़ते हैं तो तीसरी कंडीशन क्या हम लोग मिलेगी, तीसरी कंडीशन ये मिलेगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या हों, कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे क्या होंगे, संपाती होंगी। संपाती मतलब क्या, दोनों रेखाएं एक ही रेखा क्या होंगी, मिलेंगी। जैसे इस रेखा को जो है इस रेखा पर उठा कर रख दीजिए या इस रेखा को इस रेखा पर उठा रख दीजिए। इसका मतलब जैसे मैं यहाँ दिखाया था क्या कि L1 रेखा पर L2 रेखा, जैसे L1 रेखा यहाँ जा रही है इसी भी L2 रेखा भी जाने शुरू कर दिया। जब L1 और L2 रेखा एक दूसरे पर ही जाएंगी, मिलेंगी, तब उस कंडीशन क्या होगा, एक दूसरे जो है कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। कई जगह इंटरसेक्ट जब करेंगी तो इसका मतलब हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। जो कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू प्राप्त होगी, इसका मतलब हमको जो है वहाँ से इन दोनों रेखाओं के क्या होगा, कई सलूशन प्राप्त होंगे, कई हल प्राप्त होंगे। इस तरह से हम पिछली क्लास में पढ़े थे। तो सीधा सीधा यहाँ से आपको क्या पढ़ना है कि जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ते थे, जैसे क्लास 9 हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ हम लोग देख रहे थे कि एक चरवाहे रैखिक समीकरण के तमाम ऐसे सलूशन निकलते, अनंत जो है हल निकलते थे। इसी तरह जैसे ये जो पहला समीकरण जो है इसको भी जैसे हम पढ़ेंगे तमाम सलूशन हमको मिलेंगे। इसी तरह समीकरण नंबर 2 को अगर अकेले पढ़ेंगे हम तो कई सलूशन निकलेंगे। लेकिन जब इन दोनों समीकरण को एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो जब एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ जो है क्या मिलेगी, ये तीन कंडीशन मिलेगी। यानी हर समीकरण में, हर दोनों समीकरण जो है कई हल हमको नहीं मिलेंगे। तब वहाँ क्या मिलेगी, तीनों कंडीशन मिलेगी। अगर दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तब तो एक ही सलूशन प्राप्त होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तब कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। और दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, तब हमको कई सलूशन मिलेंगे। इस तरह से हमको पढ़ना है। फिर समझिए, जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग अकेले पढ़ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम एक ही समीकरण माध्यम से पढ़ रहे हैं, तब उस कंडीशन में हमको दो चरवाहे रैखिक समीकरण का कई सलूशन प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कि अनंत सलूशन प्राप्त हो रहा है, अनंत हल हमको मिल रहे हैं। लेकिन जब दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं तब ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है। तब ऐसी कंडीशन तो क्या बन रही है, तब उस समय कंडीशन ये बन रही है कि इन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों समीकरण के माध्यम जो हम दो अलग अलग रेखाओं को हम पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों रेखाओं के लिए जो है किसी एक समतल जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो है तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन में पहली कंडीशन क्या बनेगी कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी इन दोनों समीकरण के माध्यम से जब दोनों रेखाएं बन रही हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि दो चरवाहे समीकरणों को रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इनके जो है सलूशन के माध्यम से, चूँकि इनके कई सलूशन निकलते हैं, इनके सलूशन के माध्यम जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यानी ज्योमेट्रिक माध्यम जब पढ़ते हैं इस समीकरण को, तो जब ग्राफ बनाते हैं इनके समीकरण के सलूशन के माध्यम से, तो उन सलूशन के माध्यम से जो हमको ग्राफ मिलता है, वो जितने भी सलूशन होते हैं, जितने इसके हल होते हैं, क्या होते हैं, एक सीधी रेखा क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या, इस समीकरण के जो है हल के माध्यम से, सलूशन के माध्यम से हमको क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। इसलिए जो है दो चरवाहे समीकरण को दो चरवाहे रैखिक समीकरण कहते हैं।
या रेखीय समीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही, इन दोनों समीकरण के माध्यम से हमको दो रेखाएं मिल रही हैं। अब अभी तक हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़े थे? क्लास 9th हम यही पढ़े थे, दो चर वाला समीकरण था, चर दो थे, वेरिएबल दो थे, लेकिन हमको समीकरण सिर्फ एक ही पढ़ना रहता था। वेरिएबल दो थे लेकिन पढ़ना रहता था हमको सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से। अब यहाँ क्या है, दो चर हैं लेकिन यहाँ पर दो समीकरण मिल रहा है। दोनों चर दो हैं, वेरिएबल दो है और समीकरण क्या है, दो पढ़ना है साथ साथ। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के यहाँ दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है, वहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण सिर्फ एक समीकरण के माध्यम से हम पढ़ रहे थे। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर हमको जैसे इसी समीकरण नंबर 1 को ही देख लीजिए। अगर इसको अलग अलग पढ़ेंगे, समीकरण नंबर 1 अकेले पढ़ेंगे, समीकरण नंबर 2 का जैसे अकेले पढ़ेंगे, तो इसको आप देखेंगे अलग अलग जब पढ़ेंगे, तो जब समीकरण नंबर 1 को जो है अकेले पढ़ेंगे तो इसका देखें कई सोल्यूशन निकलेंगे, कई ऐसे जो है एक्स और वाई मान निकलेंगे जो इस इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करेगा। और उसी तरह जैसे समीकरण नंबर 2 को जब अकेले हम पढ़ेंगे तो एक्स और वाई के ऐसे तमाम मान निकलेंगे जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर इस समीकरण नंबर 2 के जो है कई ऐसे सोल्यूशन निकलेंगे, कई ऐसे हल निकलेंगे। लेकिन जब इन दोनों समीकरण को जब हम एक साथ पढ़ेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, वेरिएबल दो है, और दो समीकरण के माध्यम से जब पढ़ेंगे, एक साथ जब पढ़ेंगे, तब ये कंडीशन नहीं बनेगी। तब क्या कंडीशन मिलेगी कि चूंकि इन दोनों समीकरण के माध्यम से हमको दो रेखा मिल रही है, तब हम जब इनको ज्यामितिक माध्यम से पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्रिकली मेथड से जब पढ़ेंगे, तब उसके लिए क्या बनेगा, तीन कंडीशन बनेगी। जब इन दोनों समीकरण के माध्यम से दोनों रेखाओं को जब हम ज्योमेट्रिकली माध्यम से किसी एक प्लेन में पढ़ेंगे, किसी एक समतल में जब पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में इन दोनों रेखाओं के लिए तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बच्चे क्या बनेगी, पहली कंडीशन ए बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तब क्या होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमको एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। और इंटरसेक्ट जो करेंगे सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ हमको क्या होगा, एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा कि इन दोनों रेखाओं क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे उसी एक्स और वाई वैल्यू, तब भी जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। और समीकरण नंबर 1 में जैसे रखेंगे एक्स और वाई वैल्यू, तब भी समीकरण नंबर 1 का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। समीकरण नंबर 2 रखें तब भी जो है समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, जब दोनों रेखाओं को दोनों समीकरण हम एक साथ पढ़ेंगे तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी एक समतल में कि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको कोई सोल्यूशन प्राप्त ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन कोई इन दोनों समीकरण को कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन ये बनेगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे संपाती होंगी। एक दूसरे संपाती मतलब कि दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा पर जाकर मिलेंगी। तो एक ही रेखा जाकर मिलेंगी, जैसे एक ही रेखा पर हों, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी, तो उस कंडीशन जो दोनों रेखाएं एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी, कई जगह जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब हमको कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे। जो कई कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों इक्वेशन जब रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे, तो वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में जो है इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो है हमको कई सोल्यूशन, कई हल या अनंत हल प्राप्त होंगे। इस तरह से पढ़ना है, तो यही हमको पढ़ना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका कंक्लूजन यही निकला, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हमको अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं, एक हल या अधिक हल या अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब दो रेखाओं को जो हम जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तब हमको जो है हमेशा जो है अनंत हल या इस तरह से नहीं मिलेगा, अनेक हल या ऐसा इस तरह से नहीं मिलेगा। उसके लिए तब कंडीशन बन जा रही, जब चूँकि इन दोनों समीकरण के माध्यम से दो रेखाएं बनेंगी, तो दो रेखाओं को जब किसी समतल पढ़ेंगे तीन कंडीशन बनेगी जो मैं बता रहा हूँ। पहली
कंडीशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, एक दूसरे पैरेलल होंगे, जब पैरेलल होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है, एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी ये रेखाएं, तो उस कंडीशन क्या होगा, हमको अनेक हल जो है, अनंत हल जो है प्राप्त होंगे। यही हमको पढ़ना है। तो अब हम जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को दो इक्वेशन को साथ साथ पढ़ने से पहले हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ हम जो है एक ही इक्वेशन पहले पढ़ लेंगे, जो आप क्लास 9th पढ़े हैं। ध्यान समझिए। अब यहाँ पर हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण को साथ साथ जो है पढ़ने के बजाय जो है हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ जो है अकेले ही पढ़ ले रहे हैं पहले। कैसे उसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करते हैं, कैसे ज्योमेट्रिकल मेथड सॉल्व करते हैं, कैसे उसका ग्राफ बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तब जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण को साथ साथ जो हम पढ़ेंगे तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? तो यानी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ने यही जा रहे हैं दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम सिर्फ जो है एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे पहले। अब आप सिलेबस क्या है, आप सिलेबस में है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से साथ साथ पढ़ना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के साथ साथ पढ़ना है, आप सिलेबस में है। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण रहेगा, वेरिएबल दो रहेगा, दो समीकरण भी रहेगा, और दोनों समीकरण हमको एक ही साथ पढ़ना है। दो वेरिएबल दो समीकरण, दो वेरिएबल दो इक्वेशन एक ही साथ पढ़ना है। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन को एक साथ पढ़ने से पहले हम लोग वो दो वेरिएबल यानी टू वेरिएबल और वन इक्वेशन को पढ़ेंगे। यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण रहेगा लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक ही रहेगा, उसको पहले पढ़ेंगे, जो आप क्लास 9 पढ़े हैं। क्लास 9 सिलेबस में यही है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण है लेकिन वेरिएबल दो है लेकिन समीकरण हमको एक ही था मिला। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण माध्यम से पढ़ना था। अब यहाँ पर दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है। यहाँ पर आप सिलेबस क्या है, क्लास 10th के सिलेबस में ये है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से पढ़ना है। अब क्लास 9th में क्या था, क्लास 9th में था दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ना था। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण माध्यम से पढ़ने से पहले आप जब तक आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण माध्यम से नहीं पढ़े रहेंगे, जब तक आइडिया आपको नहीं रहेगी कैसे इसको अलजेब्रिक मेथड सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको ज्योमेट्रिकली मेथड सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तब तक आप लोग जो है जब तक उसको आप इस तरह से नहीं पढ़े रहेंगे, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक समीकरण के माध्यम जब तक हम अलजेब्रिक मेथड्स नहीं पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकली मेथड्स नहीं पढ़े रहेंगे, आपको जो जब तक इसकी आइडिया नहीं रहे तब तक जो है आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण को दो समीकरण के माध्यम से आप जो है उसको ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिक मेथड से आप लोग जो है पढ़ने में थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो आइए हम लोग जो है आप क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 9 आप पढ़े हैं, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है कि आपको आता होगा। लेकिन तमाम ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो उसको मैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से या एक दो क्वेश्चन के माध्यम से उसको रिवाइज करते हुए हम फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है मैं एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेकर के रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप कोई डाउट लग रहा है, कोई और प्रॉब्लम लग रही है क्लास 9 की जो है क्लास 9 में जो है मैं आप चैनल पर जा करके देख लीजिए, क्लास 9 में दो चरवाहे रैखिक समीकरण को बहुत डीपली वहाँ पढ़ाया हूँ। तो आप एक एक करके वीडियो जो है उसको रिवाइज करके एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए तो कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, पिछली क्लास में नोट कर लिए है ना, तो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।
नोट हो गया? नोट हो गया ना? तो आइए हम लोग क्लास 9 की बुक से जो है कुछ एग्जाम्पल माध्यम समझने की कोशिश करते हैं। क्लास 9 बुक है, आप क्लास 9 जो बुक है उसको ओपन करके आप देख लीजिए। तो ये क्लास 9 की बुक से जो है कुछ एग्जाम्पल माध्यम से दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण माध्यम से थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग माइंड में जो भी कुछ चीज़ें डाउट हो उस जो है फिर रिकॉल हो जाए। तब यहाँ पर हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो समीकरण माध्यम से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जो है हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से पढ़ते हैं। क्लास जो है 9th वाली बुक में आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है, थोड़ा समझिए आप। जैसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करिए। ये सब क्लास 9 में आप पढ़े हैं। व्यक्त करिए। जैसे देखिए पहला जैसे इक्वेशन दिया है -2x प्लस 3y और इक्वल टू 6 जैसे है। इसको हमको किस फार्म में बदलना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म बदलना है। तब हम क्या करेंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म जब बदलेंगे तो हमको इसी फार्म बदलना है, यानी राइट साइड में क्या रखना है? 0 रखना है। तो इसका मतलब जो 6 है, 6 को हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। अब इधर क्या है? प्लस 6 है, कोई साइन नहीं लगा, प्लस 6 है ना, तो इधर ले आए क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो ये जैसे देखिए तब क्या हो जाएगा? -2x प्लस 3y माइनस फिर 6 इक्वल टू 0। अब 21 फार्म हो गया। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अब यहाँ जैसे हमको अगर कोई कह दे कि कोई यहाँ से कह दे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, तो कैसे आप निकालेंगे? a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू क्या होती है? यश का गुणांक। a की वैल्यू क्या है? यश का गुणांक। यानी तो a इक्वल टू क्या हो गया? यश गुणांक यहाँ क्या है? -2, तो -2 हो गया। बिग वैल्यू क्या होती है? बिग वैल्यू क्या होती है? y का गुणांक। y गुणांक यहाँ क्या है? +3 है, यानी b इक्वल टू क्या है? 3 है। और c क्या होता है? यहाँ कांस्टेंट होता है। c यहाँ क्या है? -6 है, -6। इस तरह से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर जैसे ये तो जैसे आप इस तरह कंपेरिजन किए कि यश का गुणांक जो होता है a होता है, y गुणांक जो होता है b होता है, कांस्टेंट c होता है। इस तरह से हम लोग इस तरह से कंपेरिजन किए। अगर आप लोग जो है ऐसे निकालने में आप कन्फ्यूजन कोई हो रहा है, आप पूरा पदों के साथ जो है एक एक पद जो है कंपेरिजन कर लीजिए, एक एक पद कंपेरिजन कर लीजिए। जैसे क्या इसका पहला पद क्या है? इस समीकरण का पहला पद क्या है? जैसे मेन जो समीकरण हमारे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, व्यापक समीकरण जो दो चरवाहे रैखिक समीकरण है, क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ जैसे देखिए तो पहला पद इसका क्या है? पहला पद क्या है? ax है। अब इस समीकरण का पहला पद क्या है? -2x है, -2x। अब x कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से क्लास हम 9th में बताए हैं, या आप लोग क्लास 9th में इस तरह से पढ़े हैं। तो एक वैल्यू क्या हो गई? -2। एक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तमाम बच्चे जो है ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा आप लोग रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। और जैसे कोई समीकरण दिया रहेगा उसको कहा जाएगा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म आप रखिए, तो उसको रख नहीं पाते हैं। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म इसी तरह रखा जाएगा और इसी तरह जो है a और b c की वैल्यू निकाला जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग एक एक पद का जो है कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह जैसे इसका दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, बी वाई है। अब इस समीकरण दूसरा पद क्या है, प्लस 3y है, प्लस 3y, वाई से वाई कैंसिल हुआ तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, दोनों तरफ y है तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी दोनों तरफ x था, x कैंसिल हो गया। और जैसे तीसरा पद इसका क्या है, c है, इसका तीसरा पद c है, इस समीकरण तीसरा पद क्या है, माइनस जो है 6 है, तो c इक्वल टू क्या है -6, यानी ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आई यही क्या आई -2, बी वैल्यू क्या, एक वैल्यू -2, बी वैल्यू 3, सी वैल्यू -6। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हम निकालते हैं। और कोई समीकरण दिया रहेगा उसको कहेगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फार्म रखिए, तो आप इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फार्म आप बना लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट ना, आप इसको नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया, नोट हो गया। तो प्यारे बच्चे तब हम यहीं तक रख रहे हैं। अगर कोई डाउट हो आप सबको तो क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग जो है अपने डाउट को अपने क्लास अपने जो है कमेंट बॉक्स हमारे कमेंट बॉक्स डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अभी क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण को एक समीकरण के माध्यम से हम लोग पढ़ना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या पढ़े अभी कि दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म कैसे रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, लेकिन उसको हम रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ना है। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को सिर्फ एक ही समीकरण के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।